हम लोगों ने SBILL में कौन सा पोर्शन स्टार्ट किया था? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के बारे में हमने बात की थी कि इसमें जितने भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे सेक्शन सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बना हुआ रहे? हार्मोनी बना हुआ रहे। एम्प्लॉय को जो है वो समय पे, सही अमाउंट में और सही ह्यूमन कंडीशन में उनसे क्या कराया जाए? काम कराया जाए। और दूसरी तरफ कहा गया कि एम्प्लॉयर को भी जो है वो अनरीजनेबली एम्प्लॉय जो है वो परेशान ना करे। ये नहीं कि इतने सारे एक्ट बन गए तो चौधरी बन के बन जाए, बैठ जाए कि भाई हमारे आगे सब कुछ ला करके दो वरना जो है हम वही उठ जाएंगे वाला हाल। तो कहा कि नहीं, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। उनके ऊपर भी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वगैरह हमने देखा था कि बताया गया कि इसी शर्त पे आपको काम करना है, अगर इस अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं चीजों के दौरान हमने जिस एक्ट को पढ़ना शुरू किया, बड़े सारे एक्ट में से हमने जिस पे हमला किया था उस एक्ट का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट दो चीज के बारे में बात करता है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जब कहीं को किसी को काम मिलता है तो एक तो ऐसे ही रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया की हालत खराब है। दूसरा, जब उसे काम के लिए किसी और पे मोहताज होना पड़े कि भैया काम दिला दो, काम वो नहीं दे रहा है, बस क्या बोल रहा है? काम दिला दो, और कहीं और जाकर के उसे क्या किया जाएगा? काम पे लगाया जाएगा। जब सिचुएशन ऐसा हो, सर्कमस्टांसेस ऐसा हो, तो ऐसे केस में सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाते हैं और उनके साथ और जाती हो सकता है, उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उसी चीज से बचने के लिए ये एक्ट बनाया गया और कहा गया कि पहले जो है हम चाहेंगे रेगुलेट करना। क्या चाहेंगे? पहले रेगुलेट करना। और रेगुलेट करने का मतलब यह हुआ कि हम चाहेंगे कि नियम बना करके कुछ ऐसा करे जिससे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी एक ह्यूमन कंडीशन में काम कराया जाए। और अगर ये पॉसिबल नहीं रहा तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? एबॉलिश कर देंगे। एबॉलिश करने का मतलब है कि अगर हमने देख लिया कि वहां पे जो है वो रेगुलर जो है वो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे काम करेंगे, कितना भी कुछ करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आप तरीके से काम नहीं करवा रहे, तो देखिए दो एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे। एक तो उनकी स्थिति लगातार खराब है सारे रेगुलेशन बनाने के बाद भी। दूसरा, कहा कि वहां पे रेगुलर की जरूरत है ना कि किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। तो वैसे केस में वहां पे हम रोक लगा देंगे कि ऐसे वर्क में, ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं करवाएंगे। इन्हीं दो पर्पस के साथ हम लोग आगे बढ़े थे। यही ऑब्जेक्टिव था बेसिकली इस एक्ट का। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये एक्ट हर उस जगह एप्लीकेबल है। यहां दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबिलिटी, एक वो जो काम दिलाएंगे और एक वो जहां काम वो करेंगे, रियल में काम करेंगे। तो कहा वो इस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जरिए काम को पूरा कराया जाता है पिछले 12 महीनों में से एक भी दिन, एक भी पल के लिए रेगुलर बेसिस पे, तो उस जगह इस एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने पास 20 या 20 से ज्यादा मजदूरों को रखता है और कहता है मैं चौधरी हूं, मैं तुझे क्या दिलाऊंगा? काम दिलाऊंगा, उनके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। और एक्ट एप्लीकेबल होने का मतलब है कि सारी सुविधाएं देना कॉन्ट्रैक्टर का काम होगा, चाहे वो जैसे भी करे। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा तो कौन देगा? एम्प्लॉयर। करेंगे आगे बात, यही प्रोविजन का पार्ट ही है। कैंटीन हो, कोई भी और फैसिलिटी हो, पैसे देना हो, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट देना हो, किसके प्रेजेंस में देना हो, वो सारा प्रोविजन इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कहीं पे अगर काम करने वालों की संख्या 20 से कम है, यहां पे जब भी मैं बात कर रहा हूं 20 या 20 से कम या 20 या 20 से ज्यादा, तो सिर्फ किस लेबर की बात कर रहा हूं? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मैं बात कर रहा हूं जो वहां रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। मैं बाकी जो है वो वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां इन्होंने कहा कि अगर कहीं 10 से कम भी है तो भी वहां चाहे तो इस एक्ट को क्या कर सकते हैं? एप्लीकेबल जो है वो कर सकते हैं। कहा ठीक है। इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए कहा कि अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, दो ही तरह का एस्टैब्लिशमेंट होगा, या तो सीजनल या नॉन सीजनल, जो रेगुलर काम करता है। कहा कि अगर कोई सीजनल है तो सीजनल में भी कम से कम कितने दिन काम होने चाहिए? कहा कि अगर जो है वहां 60 या उससे क्या हो रहा है, ज्यादा दिन काम नहीं हो रहा है, यानी कि 60 से ज्यादा दिन के लिए काम नहीं हो रहा, 60 ही दिन तक काम हो रहा है, तो वहां पे जो है वो नहीं मानेंगे कि वहां पे क्या है, ये रेगुलर काम हो रहा है। मानेंगे वो किस नेचर का है? इंटरमिटेंट। और वहां पे जो है वो कहीं ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई भी जो है वो रेगुलर वर्क है लेकिन वहां पे जो है वो साल में कितने दिन काम हुए हैं, कहा कि जो है वो 120 दिन से ज्यादा काम
नहीं हुए तो कहा वहां भी ये एक्ट एप्लीकेबल। कहा कि भाई ये तो ऐसा जगह है जहां पे कभी कभी उठते हैं, जागते हैं, काम करते, तो वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं तो और कौन काम करेगा। तो कह रहे कि वहां तो ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। कभी काम होता है और कभी काम नहीं होता है। तो जो थोड़े थोड़े दिन के लिए काम कर रहे वो क्या फैसिलिटी दे पाएंगे। जरा सोचिए, अगर यहाँ पे कभी जो है वो बैच हो, कभी ना हो, कभी क्लास हो, कभी क्लास ना हो, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो हमारे पास इंजीनियर की टीम होगी, क्या यहाँ पे टेक्निकल में टीम होगा, क्या यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम टीम रखेंगे? बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। पता चला कि जितने जो है वो बच्चे ने उससे ज्यादा क्या हो गए, वर्कर ही हो गए। तो कहा जहां रेगुलर बेसिस पे क्लास चल रही है इस सब्जेक्ट की, सीए की, सीएस की, सीएमए की, तभी यहाँ पे क्या चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें चीजों को कंट्रोल करने के लिए हर तरह का क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। पानी देने के लिए भी कोई चाहिए, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए चाहिए, पढ़ाने के लिए भी चाहिए। ऐसे यहां पे कहा कि जहां रेगुलर काम ही नहीं हो रहा है, जहां पे जो है वो आपका रेगुलर वाला है वहां पे 120 दिन भी काम नहीं हो रहा है साल में, और अगर सीजनल है तो वहां पे 60 से ज्यादा दिन काम नहीं हो रहा है। कहा वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कहा कि सारे वर्कर इसमें आएंगे, कहा कि नहीं, वो जो है वो गरीब, वो मासूम जिसको ये एक्सटॉर्ट कर सकते, एक्सप्लॉइट कर सकते। कहा वो कौन होंगे? तो कहा सुपरवाइजर, मैनेजर कैपेसिटी वाले को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी स्किल्ड अनस्किल्ड सारे तरह के जो है वो होंगे, लेकिन ना सुपरवाइजर होंगे, ना एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, ना कौन होंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, बड़ा छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल अभी आपने देखा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मुझे की बताइए, अगर डिपेंडेंसी देखा जाए काम की, यहां पे जो काम हो रहा है, सोचते हैं जरा सा, एक नॉर्मल चीज है, इस एग्जाम्पल से सोचना आसान होगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर इस समय इंजीनियरिंग की टीम स्टूडियो से चले जाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एकाएक स्ट्राइक, क्लास बंद होगी या नहीं? मुझे कुछ नहीं आता है, क्लास इमीडिएटली क्या होगा, बंद होगा। तो देखिए, पहले आ गए वो प्रावधान पे, अच्छा ऊपर तो टीचर है ही, टीचर अगर नहीं आया, सब कुछ तैयार है, तो क्लास दनादन होगी। तो देखिए, एक हो गया टीचर का अलग निगोशिएशन बार्गेनिंग पावर, फिर हो गई इंजीनियरिंग टीम, फिर एक टीम लेते हैं जो हमारे जो है वो एडमिन में है। अगर मान लीजिए एडमिन टीम अभी नहीं भी है तो क्लास हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आप बोलेंगे सर काश वो नहीं रहे एडमिन, वसूली कार्यक्रम। तो अगर आप चाहेंगे कि सर सब टीम रखो, बस कौन सा टीम ना रहे, एडमिन टीम ना रहे, अगर वो ना रहे तो हम भी ना रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना जो है वो फ्यूल के जो है वो इंजन नहीं चलता है। तो अब लेकिन उनके बाद जो है वो क्या हो गया, इंजीनियरिंग के बाद हो गया एडमिन टीम और रिसेप्शन टीम। अब उसके बाद हो गए भाभी जी जो पानी लेकर के आए। अब मुझे बताइए कि आप खुद देखिए किनका किस तरह से जो है वो निगोशिएशन पावर वीक होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसीलिए यहां पे बोला गया कि छोड़ दीजिए मैनेजरियल कैपेसिटी में जो है उनको आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, और वो जो है वो बेचारे नहीं है, दे आर ए स्किल्ड पर्सन, वो दूसरे जगह काम कर लेंगे। ऐसे ही कहा कि सुपरवाइजर भी उसी तरह के हैं, लेकिन बेचारा रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू हरिया, उसके लिए ये एक्ट क्या किया गया, बनाया गया। कहा कि यहां पे अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है, भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवा ले, कहा क्यों नहीं करवा ले, लेकिन कोई भी जगह जहां पे 20 या 20 से क्या है ज्यादा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, देखिए पहले ही हंस रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पे कोई बैठा हुआ है, यहां पे बैठे हुए हैं अब अगर मान लीजिए वहां पे कोई ऐसे वाला पर्सन आ जाए तो वो बोलेंगे अच्छा मुझे उठाना था, ये ले चलिए, अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जगह जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट बिना जो है वो रजिस्ट्रेशन के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं कराएगा। लेकिन कितना, जहां काम करने वालों की संख्या कितनी है, 20 या 20 से। ऐसा इसीलिए कि भाई हम रेड किस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाले, हमें पता भी तो रहे कि कौन कौन सा ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो क्या कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवा रहा है, ताकि आप इनको जो है वो एप्लीकेशन दीजिए। मैंने बोला था बस याद रह जाए तो ध्यान रखिएगा, किस फॉर्म में, फॉर्म 1 में देंगे। किनको जो एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को देंगे। अगर उन्हें सब कुछ सही लगा तो वो क्या करेंगे,
आपको जो है सर्टिफाई कर देंगे। जिस कंडीशन पे कहेंगे उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पे रखना पड़ेगा। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन झूठ बोल के लिया था या कुछ चीज छुपा करके लिया था, आपके यहाँ किस नेचर का काम करता हो ये बताने में गड़बड़ी की थी, क्योंकि जैसा काम का नेचर रहेगा उतना ज्यादा आपके ऊपर कंडीशन क्या किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे जो है वो कोई ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पे रेडिएशन वगैरह निकलता है, या जहां पे पत्थर का काम होता है जिससे सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है, अगर वैसे जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखिएगा तो आपको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये इक्विपमेंट दीजिए, काम करते तो ये वाला मुखौटा पहनेंगे, इतने दिन पे इसका हेल्थ का चेकअप कराना होगा, वो सब लिखा हुआ रहेगा आपके किस चीज पे, आपके उस लाइसेंस पे जो आपने क्या किया है रजिस्ट्रेशन के समय जो लिया हुआ है। और कल को अगर वहां पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर गए तो जाकर के देखते हैं कि ये वाला इक्विपमेंट कहां है, ये पहन के कहां कोई काम कर रहा है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी तो सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोल करके या किसी तरह से कुछ ऐसा चीज जो बताना चाहिए था और जानबूझ करके आपने नहीं बताया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो है वो कैंसिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बताइए हम आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों ना करें। का ठीक है, अगर जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो हो सकता है ना, हो गया तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, और ऑफेंस करने पे ढेर सारा इनाम मिलता है, मिलेगा, देखेंगे आगे कितना इनामात मिलेगा, उनको फाइन पेनल्टी क्या किया जाएगा, उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो चलिए अब कहा कि अगर जो है वो हमने ये देखा है तो किसके अकॉर्डिंग देखा है, एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन दूसरा पार्टी तो बचा हुआ है, कौन, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर के जब ये बैठे हैं, वहां पे भी हो सकता है रुके हुए हो कि भाई सुबह सुबह तुम्हें निकलना पड़ेगा, फरीदाबाद जाना पड़ेगा, तो यहीं पर रात में रुक जा और सुबह यहां से ही निकल जाना, क्योंकि ढलाई वगैरह का काम है, आज ही काम पूरा होना चाहिए तो सवेरे निकलना होगा। पॉसिबल, बहुत बार ऐसा होता है। तो ऐसे केस में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना है या नहीं है, तो कहा गया उनको भी लेना है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा खोया पाया कुछ भी, बताइए उसमें क्या समझाऊं। पीएम का मतलब पर मंथ, क्योंकि बहुत पुरानी बात थी इसीलिए लिखा हुआ कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और तनख्वाह कितनी मिलती है, 500 रुपए पर मंथ। और इस पे हम लोगों ने बातचीत भी की थी कि लेबर लॉ में हमारा ध्यान कम जाता है। क्यों कम जाता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सभी सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुताए। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोगों के लिए एक्ट बने हुए, एमएलए एमपी, इनके सैलरी और इसको लेकर के तुरंत अमेंडमेंट आता है। बंगला का डेकोरेशन में कितना करोड़ तक दिया जाएगा, और आज भी जो है बने हुए एक्ट को सालों साल हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये रामदिन राम खिलवन का मैटर है तो 500 के 500 क्या किए हुए हैं, चिपकाए हुए पर। कभी नींद टूटेगा तो एक ही बार 15,000 करेंगे, क्योंकि तो इरेलीवेंट हो गया, नहीं हो गया 500 रुपीज आज के समय के लिए सुपरवाइजर को 500 पर मंथ। तो जब वो जगेंगे, लेकिन कम से कम वर्ड तो लिखा हुआ है सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर से ही हमारा काम चल जाएगा। इसलिए लॉ भी कैरी हो जा रहा है, बार बार रिकमेंडेशन जाते उससे अकॉर्डिंग। और कोई दिक्कत, बढ़े आगे, पक्का है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर कैसा कॉन्ट्रैक्टर, कितने हैं उसके पास, रामदीन राम खिलावन, कम से कम कितने, मिनिमम 20 है, 20 या 20 ज्यादा का मतलब मिनिमम 20। अगर ऐसा है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट के केस में बोलते हैं रजिस्टर्ड, और इनके केस में क्या बोलते हैं। अगर मैं होता तो एक ही चीज बोलता, लेकिन हर जगह तो मेरा चलेगा नहीं, मेरा जितने कम जगह चलता है उतने में तो आप इतनी बद्दुआ देते हैं, तो पूरा चलने लगा तो फिर क्या होगा, फिर तो कयामत 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 वाली बात हो जाएगी। तो कह रहे वहां पे क्या बोला, रजिस्टर, आप ही को परेशान करने के लिए। भाई दोनों जगह लाइसेंस बोल देते, तो बोला एस्टैब्लिशमेंट को अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हमें भी लिखते हो क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड, लाइसेंसिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, मैं रहा तो जरूर कटेगा। तो इसीलिए जो है वो वहां पे क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन, और यहां पे क्या लिखना है, वहां पे फॉर्म कौन सा गया। और मेरा प्रैक्टिस कभी भी नहीं है फॉर्म 1 याद रखाना, लेकिन मजबूरी क्या है, एमसीक्यू। और बड़ा आसान लगता है उन्हें क्वेश्चन सेट करना एमसीक्यू में। कुछ क्वेश्चन सेट करने वाले को भी तो जल्दी जल्दी काम करना है, उनके लिए तो काम है, आपके लिए ना एग्जाम है। उनके लिए तो काम खत्म करेंगे, घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो इसीलिए जो है वो फॉर्म 1 उनके लिए, और इनके लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 4। लेकिन कोशिश यही रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग
कम देंगे, यानी कि धीरे धीरे डिस्करेज करें इस प्रैक्टिस को। थोड़ा इंटेलेक्ट वाला चीज दिया जाए। जब बच्चे को इतना सिलेबस दिया गया है, इंटेलेक्ट से पढ़ाया जा रहा है, तो क्वेश्चन भी कैसा दिया जाए, इंटेलेक्ट वाला। तो फॉर्म 4 में देंगे, ऑब्वियस बात है, फी देंगे और क्या देंगे, कुछ डिपॉजिट देंगे कि अगर मैंने कुछ ऊंच नीच किया और गड़बड़ घोटाला किया तो मेरे पैसे क्या कर लेना, रख लेना। अगर उनके सारे चीज सही लगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस दे दिया जाएगा। लाइसेंस जिन शर्तों पे दिया जाएगा, जिन कंडीशंस पे दिया जाएगा, उन कंडीशंस को क्या करना है, फुलफिल करना है। फिर आपको कह रहा हूं, ये सारे चीज फिलर कहलाते हैं। मैं आपके समय में जब था तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता था। मुझे अगर आपने ये सुना दिया तो मेरा काम खत्म, मेरे लिए पूरा का पूरा स्लाइड ये 0 हो गया। मतलब कुछ भी मुझे इसमें याद नहीं रखना, बस एक बात याद रखने वाला इसमें दिखा, फॉर्म, इसके अलावा कुछ भी इसमें मुझे याद नहीं रखना पड़ता। और एक बात कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म 4, और इसके लिए लाइसेंस और फॉर्म, वहां फॉर्म 1 और रजिस्ट्रेशन, और यहां पे लाइसेंस और फॉर्म 4, बस इतना ही। बाकी कहानी में खुद लिखता। और क्या लिखता इस्टेब्लिशमेंट में, एनी इस्टेब्लिशमेंट वेयर 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर वर्किंग नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 1। अगला पॉइंट फिर उसके बाद लिखता, द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड विथ रिक्विजिट फी। फी नहीं याद आता, छोड़ देते। द फी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्किंग ओवर देयर। इफ रजिस्टरिंग ऑफिसर इज फाइंडिंग एवरीथिंग एज पर लॉ, ही मे प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, establishment is permitted to allow the contract labor in his या इन हर प्रीमाइसेस। ये चीज लिख दिया आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। और बोलिए तो और बोलता जाऊंगा इसमें, लेकिन काम की बात क्या निकली कि वहां पे क्या है, रजिस्ट्रेशन। ठीक वैसे यहां पे क्या है, लाइसेंस। तो बार बार यही मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि जिस दिन आपके दिमाग में ना ये रटने वाला चीज और ये दिखना, और ये तो एक स्लाइड है, नहीं, मेरे लिए बस 2 वर्ड है, एक का नाम लाइसेंस और एक का नाम, बस इतना ही है मेरे लिए। मतलब, और ये अभी के लिए नहीं, जब मैं क्या था आपकी तरह स्टूडेंट था तभी दोनों कोर्स में भी कर रहा था और कमा भी रहा था, नौकरी भी कर रहा था। लेकिन फिर आप लोग तो बड़े लोग हैं तो आपकी बात अलग है, गरीबों की बात अलग है। तो आप लोग भी बस ऐसा ही प्रैक्टिस बस एडॉप्ट कीजिए और ये हो जाएगा। बशर्ते पहले दिमाग को बोलिएगा तब ना दिमाग करेगा। आप दिमाग को बोलिएगा, चल पढ़ते हैं, नो कॉन्ट्रैक्टर शेल अंडरटेक एनी वर्क थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्सेप्ट नो कॉन्ट्रैक्टर शेल अंडरटेक द, अच्छा एवरी एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस, फिर गड़बड़ हो गया, नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे छटपटाइएगा तो कैसे काम चलेगा? तब तो घर में मछली बने रहिएगा और बाद में लगेगा कि कुछ हमें याद हो ही नहीं रहा। बिल्कुल ही नहीं। लैंग्वेज आपके अपने हो सकते हैं। अरे अभी थोड़ा सा लैंग्वेज क्या होगा, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा क्या होगा, फूटेगा, लेकिन यही टूटते फूटते क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सॉलिड चीज बन जाएगा। और कभी मैंने नहीं बोला कि अगर यही लैंग्वेज लिखा है तभी मार्क्स मिलेगा। बस इंग्लिश की डैश डैश मत कर दीजिए, बस इतना रहम कीजिए। उसके अलावा जो है वो कहीं पे जो है वो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ आपके लिए जो बिल्कुल अलाउड है। बस लैंग्वेज को क्या करना है, बचा लेना है कि वो पढ़ने पे कैसा लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इंग्लिश ही जो है वो पढ़ रहा हूं, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो ये खत्म हो गया लाइसेंसिंग। ठीक है, अगर लाइसेंस मिला तो अगला चीज बताइए, कनेक्शन जरा जोड़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन मिला था, फिर क्या देखा था, मतलब गड़बड़ सरबड़ किया था। अगर गलत तरीके से लिया तो कैंसिल हुआ था ना रजिस्ट्रेशन। इनका क्या कैंसिल होगा, बस सेम ही कहानी चल रहा है। देखिए ना, लैंग्वेज सब भी तो वही है कि कैसे लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट। अगर ऐसा किया तो आपका जो सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट है वो लेंगे या दे देंगे सूद समेत? देंगे ही नहीं, क्यों देंगे? इसीलिए तो डिपॉजिट लिया था कि अगर गड़बड़ घोटाला कुछ किए या कुछ गड़बड़ किए तो ये पैसे क्या कर लेंगे। देखते हैं, पैसे का डर ही है जो सबसे ज्यादा बना करके रखता है। इसीलिए क्या बोला कि फोरफिट द डिपॉजिट, कि डिपॉजिट क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपको नहीं डराता हूं कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा किया तो क्लास से भी निकालूंगा और पैसे भी क्या करूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा। अगर ये बोला कि पैसे दूं तो बोले सर मजा आ गया, इतने दिन पढ़ भी लिया, टाटा गुड बाय, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो क्या बोला, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, ये देखिए लॉ भी बोलता है कि फॉरफिट द डिपॉजिट। क्योंकि जिस रूल रेगुलेशन के बेसिस पे, जिस चीज के बेसिस पे आपने लाइसेंस मांगा था, हमने वो तो आपको दिया, आपने रूल तोड़ा है ना, तो पेनलाइज वो होंगे या अथॉरिटी होगी। तो कहा कि फॉरफिट, लेकिन आपको हम क्या करेंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे। हाँ, हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको एक बार मौका जरूर देंगे। किस चीज का,
कि बताइए कि आपके लाइसेंस को क्यों ना हम क्या कर दें और आपके डिपॉजिट को क्यों ना हम क्या कर लें, फॉरफिट कर लें। ठीक है, अब इनको कहा गया कौन कौन लोगों को, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर एक तरफ, लेकिन पहले रोल आता है कॉन्ट्रैक्टर का कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहा है, तो कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि आप इनको कुछ फैसिलिटेट करें। याद रखिए जो भी यहां मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां कहने के लिए एक एक स्लाइड रहेगा, लेकिन इन 4 स्लाइड को मैं आपको 4 लाइन में कराने वाला हूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए, आप खुद कर लेंगे। इतना लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है, सेक्शन क्या लिखा हुआ है, 16। सुन के ही लगता है ऐसे ऐसे कितने 16 गुजर गए, किसी के 16 में कुछ है, किसी के 16 में कुछ है, हम खुद 16 बन के रह जाएंगे। कहा गया इसीलिए सेक्शन याद रखने की जरूरत, बस इतना याद रखिए कि इस एक्ट ने एक प्रोविजन किया है कि कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कैंटीन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी जगह पे जब हम बात करते तो एस्टैब्लिशमेंट की होती, तो अब यहां पे कह रहे हैं कि हर वो एवरी एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज एंड वेयर 100 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, बाय द one or more canteen shall be provided and, देखो तो यहां मे लिखा हुआ या शैल, मनमर्जी है, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब इतने में से एक ही बात ध्यान में आता है जो हमें याद रखना है, 100 या 100 से बात खत्म, 100 या 100 से ज्यादा तो क्या होना चाहिए, एक कैंटीन होना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है मुफ्त में खिलाना है, नहीं, बस ये लिखा हुआ है कि अगर रामदीन कहीं चला गया, राम दुलारी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो खाना लेकर के नहीं गया, पता चला कि बहुत दूर दूर तक जो है वो क्या नहीं है, कहीं खाने का जगह नहीं है, और खास करके जो फिजिकल वर्क कर रहे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बैठ के पढ़ते रहते हैं, देखते हैं एक क्लास के बाद भूख, दूसरा तीसरा खत्म हुआ एकदम और माथा लगता है, पागल हो जाएंगे। जितना ज्यादा जो है वो क्लास क्या रहता है, आगे बढ़ता जाता है, भूख और क्या होती है, बढ़ती चली जाती। नहीं लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे भी यकीन मानिए सुबह से मैं क्यों नहीं कुछ खा के आता, मैं भी जब तक बोलता नहीं हूं तब तक जो है वो मुझे बोलने का मतलब, क्लास बोलने का ये थोड़ा है कि मैं चिल्ला रहा हूं, आम ले लो तो ये ले लो, ऐसे वाला नहीं। बोलने का मतलब है क्या कि जब तक मैं भी पढ़ाऊं नहीं, यकीन मानिए मैं घर पे जिस दिन रहता उस दिन बिल्कुल ही नहीं, घर पे खाना पीना का मेरा ऐसा ही दौड़ रहा था, भूख ही नहीं लगता। भूख कब लगेगा, जब जो है वो फिर खाया, पहले जब मैं आपका दिमाग खाता हूं तब उसके बाद ये मेरा जो है वो ब्रंच हो गया, ये जब खाता हूं ये एपेटाइट स्टिमुलेटर है, तब मुझे जो भूख लगना क्या, तब जैसे शुरू हो रहा है और शुरू होगा, जैसे ही एक क्लास खत्म होगा फिर, और शाम में यकीनन जब आपका 6:30 क्लास खत्म होता है तो रियली उस समय और तेज भूख लगता है, लेकिन फिर तो घर पहुंचते पहुंचते तब तक कोई मिल जाए कुछ पढ़ा दूं तो भूख बना रहेगा, तो फिर भूख खत्म। तो अब कह रहे हैं कि आपको जैसे लगता है, सोचिए रामदीन राम खिलावन उतने दूर में, फैक्ट्री कहीं बीच में पड़ा हुआ है, कहां पे खाने के लिए जाएगा। बोला गया कि आप रीजनेबल रेट पे उससे खाने का पैसा लीजिए, सब जायज है, लेकिन कम से कम खाने के लिए क्या दीजिए, एक प्लेस तो दीजिए। कभी कभी आप देखते हैं आपको भूख लगी तो रहता है कि पता नहीं नीचे उतर के दौड़ करके जाएंगे, नहीं आप लोग बोलते, बिल्कुल होना चाहिए। और मालिक कुछ और, जैसे पैर हाथ दबाने के लिए कोई दाई वगैरह रहे जो थोड़ा तेल मालिश वगैरह कर दे, थोड़ा पीठ में जो है वो दर्द वगैरह होने लगे तो थोड़ा, नहीं इतना नहीं, अच्छा नहीं कुछ ऐसा हो तो जरूर बताइएगा, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। नहीं तो कम से कम 2-4 चेयर रख दिए जाएंगे, बॉडी मसाज वाले जो चेयर होते हैं कि ब्रेक खत्म हुआ और उसके बाद, हाँ, और उसके बाद जो है पहले जो है वो इस पे, और आप तो चूंकि बैठ करके क्लास कर रहे, कितना थकान होता होगा, टीचर तो आराम से लेटा रहता है और ऐसे करके गाना गाता रहता है, तो उसे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो कैंटीन कितने लोगों पे, क्या मुफ्त में देना जरूरी है, कैंटीन होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कैंटीन में अनरीजनेबल रेट पे रहे, वो तो एक अलग बात हो गई। चलिए अगला चीज, रेस्ट रूम। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट मैंने बोला, अगर आपका फैक्ट्री है तो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी तो हो सकता है, जो फैक्ट्री नहीं है क्या वहां पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट वर्ड मैंने बोला है, फैक्ट्री है तो भी लगेगा, 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहे हैं तो। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहां पे जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर 10 हैं और टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं, बताइए एक्ट लगेगा, नहीं लगेगा। और कोई ऐसा जगह जहां पे 22 लोग काम कर रहे हैं, 22 के 22 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ये एक्ट लगेगा या नहीं। इसलिए में सारे एक्ट को थोड़ा ध्यान से सोचना रहेगा। जहां पे फैक्ट्री एक्ट जो कहता है वो रहेगा, ये जो कहता है वो वी हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी।
पापा ने बोला कि बेटा घर जो है वो 7 बजे तक आ जाना है, मम्मा ने बोला 6:30 बजे तक आ जाना है, कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? 6:30। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर नहीं सकते। तो अगर आपने 6:30 में पहुंच गए तो इसका हम तो दोनों को कंप्लाई किया या नहीं किया? यही बेसिकली लॉ है। जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली दोनों हो जाएगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं भेजेगा अपने मजदूर को। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे इस रूम में क्लास क्या मैं आकर के चेयर सजाऊंगा? हाँ या ना? झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा? एसी मैं समय पे करवाऊंगा? नहीं। लेकिन वहां से आपने मुझे बोला ना कि सर थोड़ा सा सफोकेट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, बच्चे ज्यादा हैं, तो फिर मैंने बोला यहां क्लास होनी चाहिए। तो अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चीजों को संभाल रहा हूं, तो आपने मुझ तक बोला ना, मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको ये चीज क्या करूं जो रीजनेबल चीज है। आज एक और जैसे आया है रिक्वेस्ट सर मसाज की व्यवस्था का, तो अब उसको सोचना पड़ेगा कि वो कैसा रिक्वेस्ट है, वो मुक्का मारने वाला रिक्वेस्ट है या वो कंसीडर करने वाला है। तो जो है जैसे वॉशरूम का है तो कहा गया कि वो भी आपका ठीक होगा। जैसे मैंने अब देखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सैटरडे संडे देखिएगा सर आए आराम से जो बांधा और लगे हुए हैं और मस्त सफाई कर रहे, अगले दिन हम आए तो सब साफ दिख गया, नहीं। लेकिन इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि जैसे भी होगा मैं क्या कराऊं, उसे ठीक कराऊं। तो वही कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि ये आपका काम है। और वरना चौधरी किस बात के बनते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्टर किस बात के बनते हैं? अगर आपके कंट्रोल में ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट, तो आपने क्यों भेज दिया राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया? क्योंकि वो तो आपके पास आया था ना काम के लिए। तो सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन लड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टर लड़ेगा। रामदीन के लड़ने पे वहां कैंटीन खुल जाएगा? कैंटीन छोड़िए, अब कह रहे हैं रेस्ट रूम। रेस्ट रूम बोला गया कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रखे। किस चीज का ये रेस्ट रूम है? आप कहते हैं कि आप जो है वो सुबह सुबह काम के लिए हम आपको वहां भेजेंगे और आप 3 बजे आइए। अच्छा, 3 बजे रात में जस्ट इमेजिन ओला उबर करके आएगा? आ तो सकता है। तो ओला उबर का जितना खर्चा होगा, क्या उसको पूरे दिन का उतना पैसा भी मिलेगा? तो सोच करके देखिए रामदीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोला गया कि वो रात में वहीं रह जाए, इसके लिए क्या कीजिए आप कम से कम। तो देखिए इसमें कंडीशन दिया है कि वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू, कहां रुकना? हॉल्ट का मतलब रुकना, ट्रेन का नहीं बोलते। अगर रूरल एरिया में आप जाइएगा तो छोटे स्टेशन को हॉल्ट बोलते हैं, बड़े स्टेशन के बीच में हॉल्ट होता है, जहां आप रुकते हैं उसको हॉल्ट बोलते हैं। तो कहा गया कि वहां क्या होना चाहिए, अगर रुक रहा है तो क्या होना चाहिए? उसके लिए एकोमोडेशन के लिए कोई रेस्ट रूम होना चाहिए और कोई भी सुटेबल इंतजाम होना चाहिए ताकि वहां वो क्या कर सके, रुक सके। कितने लोगों पे ना, कितने लोग लिखे हुए? इसका मतलब 20 तो होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। और अगर उसके बाद वो कहता है कि आपको यहां रुकना पड़ेगा तो, लेकिन वो वैसा कॉन्ट्रैक्टर है जो बोलता है मेरे पास रुकने की जरूरत है, मैं काम पे उसी समय आपको भेजूंगा, आप वहीं से वहां चले जाइएगा। तो क्या उसे रेस्ट रूम रखना जरूरी है? तो इसीलिए कुछ चीजों को समझना है, किस समय रेस्ट रूम की जरूरत होगी, किस समय नहीं होगी। अदर फैसिलिटीज में, हाँ उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पे कैंटीन होना चाहिए, नहीं है तो वो चलाए। बिल्कुल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका पर्पस वैसे ही फुलफिल हो गया। पर्पस फुलफिल होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों के नाम पे कोई भी कर दिया। आपको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे मैं कर दूं चाहे कोई और कर दे, लेकिन आपको वो अवेलेबल होना चाहिए। और नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्टर। और बाकी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन तो बाद में देखेंगे कि अगर कहीं दूसरे एक्ट का तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रहा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कितने लोगों के रहने पे फैक्ट्रीज एक्ट में आपको क्या देना है। लेकिन अगर वो जगह फैक्ट्री नहीं था तो फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगेगा ना। अदर फैसिलिटीज में कहा कि भाई पानी का व्यवस्था, कम से कम पीने का पानी, वॉशरूम, ये सब फैसिलिटी जो है, बेयर मिनिमम फैसिलिटी जो है वहां क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। और उसका इंतजाम कौन करे, एश्योर कौन करे? ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट इन सारी चीजों का ध्यान रख रहा है, तो का चीज फुलफिल है। हमें ये थोड़ा ना देखना है कि किसने किया, हमें ये देखना है कि उस जगह ये चीज है या, अरे भाई पर्पस है रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। का ठीक है। फर्स्ट एड फैसिलिटी का कि इस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी जो है वो अलग से जो है वो डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस रूम सब रखा हुआ है। बोला बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम
जहां पे कितने लोग हैं? नहीं, कहा गया कि फॉर एवरी 150 एक कम से कम फर्स्ट एड बॉक्स। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या और कितना कौन सा इंजेक्शन रहेगा, कितना कॉटन रहेगा, कितना ऑइंटमेंट रहेगा, कितना डिटॉल या कोई और जो है वो एंटीसेप्टिक जो है वो सॉल्यूशन या लोशन रहेगा, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो एक ऐसा किट कितने लोगों पे होना चाहिए? और ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट कह रहा है कि मैं हर जो है वो 50 पे वैसा किट रखता हूं, तो और अच्छी बात है। लेकिन कहा कि किट ऐसे जगह पे मत रखना कि किसी को चोट लग गया, ढूंढो रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, सब लोग ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अक्सर घर में ऐसा होता है, किसी को चोट लग गया, देखना जरा डिटॉल कहां है, डिटॉल कहां है, हो गया, तब तक वो बंदे का जो चू रहा है। अच्छा देखना जो फिटकरी कहां रखा हुआ है, हाँ देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और देख रहे टप टप, और ये चल रहा है। अच्छा कॉटन रखा हुआ था एंटीसेप्टिक वाला कि नुकसान ना हो। अंत में काम वो घर का कपड़ा ही आता है, फाड़ो और क्या करो, चिपकाओ, क्योंकि जब वो कॉटन ढूंढ रहे तो वो कॉटन नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या यहां पे लिखा हुआ है वो देखिए, रेडिली क्या होना चाहिए? कहा कि भाई वो रेडिली एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि समय पे क्या हो सके, मिल सके। तो देखिए कैंटीन कितने लोगों पे? 100 या उससे ज्यादा, ठीक है। रेस्टरूम अगर रोकने की जरूरत है तो चाहिए, उसमें नंबर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एड फैसिलिटी हर 50 पे एक चाहिए, ठीक है, और वो एक्सेसिबल होना चाहिए, बस इतना सा ही कहा। कहा कि अगर जो है कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया तो एनी एम्यूनिटी यानी फैसिलिटी, इनमें से कोई भी फैसिलिटी किसने नहीं दिया? बोला कि आपस में दोनों बाद में लड़ लेना, लेकिन पहले जो है वो दिक्कत किसको नहीं होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि ये सब कौन प्रोवाइड करे और वसूली किससे कर ले, ठीक है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा है तो ये नहीं कि पता चला इधर से वो किक मार रहा है, जाना तो कॉन्ट्रैक्टर का लेबर है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसकी तरफ भेज रहा है और कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है मैं क्या करूं, आप तो वहां काम कर रहे हो, मैं कहां कहां जा करके करूं। बेचारा राम दिन वो तो पढ़ा ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट, उसे क्या पता कि ये जिम्मेदारी किसकी है, कॉन्ट्रैक्ट। वो बोले बात तो सही है, ये तो हमें और क्या दिला दे रहे हैं, काम दिला दे रहे हैं, अब हमारे लिए कैंटीन कैसे बोलेंगे या ये फैसिलिटी कैसे बोलेंगे। तो लायबिलिटी किनके ऊपर? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर है। अब देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सारे चीजों में हमें बस गिन चुन करके कुछ बात को ध्यान रखना है, और यहां आप अपने नोट्स पे ध्यान देंगे, नोट्स को देखेंगे क्योंकि वहां पे ही सारे पॉइंट एज इट इज हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सेंस क्या हुआ। कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट कौन देगा? कहा कि मिलना चाहिए उसे कॉन्ट्रैक्टर से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर जब पेमेंट दे रहा हो तो कम पैसा दे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी अब मैंने आपको क्या बोला कि जिस दिन आपके दिमाग में ना ये चीज खत्म हो गया कि ये पूरा स्लाइड रटना है, समझिए उस दिन सीएस बनना तो चुटकियों का खेल। मैंने साफ बोला 40% 50%, लगता है ग्रेजुएशन करने आ रहे, आओ सब सीएस का डिग्री, सीए का डिग्री, सीएमए का डिग्री ले जाओ। ये डिग्री लेना मुश्किल नहीं है बॉस, इस डिग्री के बाद उस लेवल का जो है वो नौकरी लेना जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल है। रीजन ये है कि सब लेकर के डिग्री आएगा, बिल्कुल जैसे ग्रेजुएट है ना, कुछ दिन बाद आप देखिएगा ऐसे ही सीएस, सीएमए और सीएस की डिग्री हर ग्रेजुएट के पास होगा जो कॉमर्स किए हुए होंगे। लेकिन बात बस ये आएगी कि किसमें कितना क्या है, दम है। ग्रेजुएशन के बेसिस पे देखते हैं किसी को जॉब मिलता है, एसआरसीसी में जाइए, सिर्फ वहां पे ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपसे डबल की नौकरी मिलती है। एक सीए, सीएस, सीएमए से ज्यादा नौकरी मिलती है, एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा मिलती है। इसका मतलब उस कोर्स का दम है ना जो वहां किया गया। आपने फर्रे मारे, डुबकी मारे, और वहां पे जो है वो डुबकी मार मार के पढ़े। अंतर इतना है, ज्ञान के सागर में वो डुबकी मारे, आप दुबके मारे या फर्रे मारे। तो ये बस अंतर होता है, फैक्ट है, समझना जरूरी। इसलिए हर दिन तो मेरा काम बताना ही, जब तक मरता नहीं हूं, मरूंगा जल्दी, आप बदुआ देंगे जल्दी मरूंगा, लेकिन तब तक जब तक पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग में कभी तो हिट करे। तो इसीलिए यहां पे बस आपका एक ही काम, और वो काम है कि कुछ पॉइंट वाली बातों को दिमाग में रखिए, क्या क्या चीज है। तो पहली बात, इतना बड़ा स्लाइड को देखिए कैसे हम लोग 5 पॉइंट याद रखेंगे और आराम से लिख देंगे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो। पहला चीज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर?
यही बात लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द कॉन्ट्रैक्ट लेबर अकॉर्डिंग टू द वेजेज, फिक्स्ड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर शैल नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम द वेजेज इन एनी अनऑथराइज मैनर, सत्य वचन, कोई भी जो है वो पैसा जो है वो गलत रूप से उसका पैसा ना काटे। इस चीज को और सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेज इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हो गया एक और बात कि किसके सामने में, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लंबा खींचना तो बहुत आसान है, मैं तो बोला बस मेन पॉइंट दिमाग में रखिए और उसका जितना उसको खींचना है क्या करते जाइए, खींच दीजिए। कहा कि ये जो है वो तीन जो है वो सबसे मेन बात है। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर जब पे कर देगा तो इस बात की सूचना साफ साफ दे दे किसको, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, कि हमने इस पर्सन को इस रेट से इतना पेमेंट दे दिया है। और कॉन्ट्रैक्टर अपना रजिस्टर जो है वो क्या करे, खुद से जो है वो मेंटेन करे। लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने शॉर्ट पेमेंट किया तो, शॉर्ट पेमेंट का मतलब समझे, कम पेमेंट किया तो, या अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट ही नहीं किया तो पॉसिबल, या कॉन्ट्रैक्टर ने समय पे पेमेंट नहीं किया तो पॉसिबल। बेचारा काम सब कुछ कर लिया, बोले आना ना अगले महीना, फिर अगले महीना, उतने दिन का पैसा वो रख करके तो मस्त पैसा कमा लेगा। अरे ये लोग तो सूद पे और ब्याज पे दे देते हैं पैसे, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह दबंग पर्सन होते हैं ना, इनका पैसा कम कोई लेके भी नहीं भागता है। और ये जो है वो महीने का 3-3, 4-4% लेते हैं, सुने हैं ना, दिल्ली वगैरह में भी देते हैं, गांव वगैरह में भी आप देखिएगा जो लोकल कर्ज देते हैं 4-4%, एक महीने का 4%, इसका मतलब साल भर का 48-50%, 2 साल में पैसे वो अपना डबल कर लेते। कोई तो और भी 10-10 रुपए का मतलब क्या हो गया, 10%। सोचिए 10 का मतलब हो गया कि 1000 रुपए पे कितना पैसा देगा, 1000 रुपए का मतलब 1100 रुपया, फिर बेचारे को मतलब 100 रुपए को उसको क्या देना पड़ रहा है। अब सोचिए ऐसे में अगर 10 लाख रुपया भी उसने जो है सिर्फ दे दिया तो हर महीने का उसका सैलरी कितना हो गया। अगर कोई काम का आदमी है तो जोड़िए ना, 2% आपका, 8% मेरा। लेकिन वसूली कार्यक्रम जो है वो किनका रहे कि 10% जो वसूल के भी ला सके, कि ये पैसे वसूलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बंदा जो है वो गया तो पैसा भी क्या हो गया। तो इसीलिए वो लोग दबंग आदमी होते जो वसूल पाते। हम और आप अगर कहीं दे देंगे तो पता चला हम तो मांगने जाएंगे और कहीं बच्चा का रोने का पीछे से आ जाए, ले ले 500 और इसको भी फिलहाल दवा दे दे या कोई चीज करवा दे। तो यहां पे बोला गया कि अगर कम पैसा दे रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो अमाउंट पे करेगा। नहीं दिया है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा और किससे वसूलेगा, सूद समेत वसूलेगा या नहीं, बिल्कुल वसूलेगा। बस इतनी सी बात इसमें जो है वो कहा गया है। अब इतने से बात को इतने में हमने कहा है, जरा एक बार रिकैप करें कि इतने बात हम लिख पाएंगे या नहीं। एक काम करते हैं, बंद करिए जरा, नोट्स को हटा दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए कॉपी जो है वो खोलिए और जितने भी पॉइंट मैंने बोला है, आपके पास समय दिया मैंने 2-3 मिनट का, देखिए उसमें से कितनी बात आप लिख पाते हैं। कर लिया ये। अब क्या था, लैंग्वेज ही तो था। किन्हीं का थोड़ा ज्यादा अच्छा है, किन्हीं का थोड़ा कम। तो जिनका थोड़ा कम है वो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा या नहीं, थोड़ा टाइम देकर के घर पे लिखेंगे और हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, बहाना नहीं, बहाना बना करके आप थोड़े दिन बच सकते हैं, जीवन में नहीं बच सकते हैं। तो अगर दिक्कत रहे तो मिलिए टीचर से या और कि सर कैसे करे, आ तो रहा है लेकिन लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में बताऊंगा कि टेंस इस बुक से पढ़िए, वर्ब इस बुक से पढ़िए, ताकि आप उसको क्या कर सकें, सेंटेंस फ्रेम कर सके। अगर आप हिंदी में चीज दिमाग में आ रहा है तो एक ही बात हो रहा है ना कि इंग्लिश में बस उसका क्या नहीं हो पा रहा है, ट्रांसलेशन, इतना ही हो रहा है। थोड़ा सा तो मैं बोला, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, आपके थोबड़े को देखूंगा तो बता दूंगा कि इस समय आपको दर्द क्या हुआ, कितने पॉइंट याद थे और किस जगह दिक्कत हुआ, आपको लिखने में दिक्कत हुआ या उस समय थोड़ा ध्यान हटा हुआ था, एक आध पॉइंट तो आपको एकदम ही नहीं समझ में आया था। क्यों, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा डेविएट हुआ था। तो कोई नहीं, सारे पॉइंट तो हमें ध्यान है। अब देखिए इतना ही सिंपल है, इतना बड़ा जो है वो लेकर करके नहीं लग रहा था कितना बड़ा सा चीज है। क्या करना है, मैं तो जब अगली बार रिवीजन करूं सीधे इसको उड़ा दूं, क्योंकि मुझे इन चीजों को जो है वो रटने की जरूरत है। मुझे बस ये रहना चाहिए कि इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस टू, और इसको देखते ही मेरे दिमाग में इतनी बात ऑटोमेटिकली क्या आ जाए। हाँ, लेकिन ये टॉपिक को मैं नहीं कट कर सकता, क्योंकि टॉपिक अगर कट कर दिया तो रिकॉल फिर
नहीं कर पाऊंगा उतने बातों को। तो टॉपिक ध्यान में रखेंगे और बाद में ये सब आपके नोट्स पे आपको बाद में दुनिया भर का काम करना पड़ेगा। पेंसिल से काटेंगे कि इतना कैसे रात में बैठ करके रिवाइज करेंगे। रिवीजन के समय इसको और हल्का बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका नोट 30% तक रह जाएगा, जो आपको क्या करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा। और उतने के बेसिस पे कि बाकी सब तो जहन में जा चुका रहेगा, बस उनको देखेंगे। अब चलिए, रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किनकी है? दोनों की है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो हमेशा मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, फी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी करना पड़ेगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैंटीन नहीं देना पड़ता था, अगर रजिस्टर मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अब इतने लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है, तो जो चीज पहले नहीं देना था अब देना पड़ेगा या नहीं। पहले 130 वर्कर को रखे हुए था तो कैंटीन देना था या नहीं, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स की जिम्मेदारी तो नहीं थी, ये तो हर 150 पे होगा। तो भाई मेंटेन करेंगे तब ना पता चलेगा कल के डेट में अगर वहां पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर गया या इंस्पेक्टर गया या जो अथॉरिटी है वो गया, तो वो कैसे इन चीजों को देखेगा जब कोई चीज रिकॉर्ड करने का रहेगा। अब ये मत कहिएगा गलत रिकॉर्ड किया तो फिर फाइन पेनल्टी है, नहीं किया तो लॉ पहले बोलेगा रिकॉर्ड करने तब ना। तो लॉ ने बोला ये रिकॉर्ड रखना है कि नहीं, आपको अपने पास रखना है। कहा कि जितने भी तरह के प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, उसको कहां डिस्प्ले कीजिए। अब ये बताइए किसको बोला? नॉर्मली हर केस में हम पढ़ते थे ना एस्टैब्लिशमेंट, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है तो दोनों को बोला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला और किसको बोला? हर केस में रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करता था। यहां पे बीच में एक चौधरी बनने कौन आया? कॉन्ट्रैक्टर आया। तो बहुत बार लोग बोल भी देते बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनता है, कभी कभी नहीं बोल देते बड़ा चौधरी बनता है। तो इसका मतलब कोई होंगे तो ऐसे माइंड मत कीजिएगा, वैसे आप कीजिएगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो लोग मजाक मजाक में बोले बड़ा चौधरी बनता है, तो बहुत बार अपने आपको कॉन्ट्रैक्टर समझता है, मतलब थोड़ा दबंग जैसे को बोल देते हैं। तो अब कह रहे हैं कि यहां पे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी और किसके ऊपर? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिस्प्ले भी करें उन बातों को, और क्या चीज? रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। अगर नहीं किया तो देंगे ना पेनल्टी। कहा क्या? ऑब्स्ट्रक्शन। आ रहा है इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आया और बोला तुम्हें मेरी लाश से गुजरनी पड़ेगी तब आकर के यहां जांच कर सकते, तो गुजरते हैं तेरे लाश से। अगर कहीं ऐसा किया या बोला कि गेट बंद कर, मुझे एक चीज बताइए, इंस्पेक्टर आ रहा है या रजनीकांत? इंस्पेक्टर। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही गेट बंद गेट खुल गया, नहीं करते ऐसे ही कि ऐसे ही किया और फटाक से गेट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और या फिर ऐसे और हवा में क्या हो गया? खुल गया। या और भी मजेदार, हद हो जाता है, देखते हैं ना मूवी सब में, कम वक्त मजा आ जाता है देख के। ऐसे जो है वो 100 इधर से ये जा रहा है, धनर धनर एक म्यूजिक चल रहा है, और इधर से ही क्या, और देखिए वो 50 हवा में और उसको घेरे हुए जो 500 है वो ऐसे देख रहा है। उसमें जो गरीब बेचारे लाचार, जिनको सही में ऐसे कर दे तो वो उड़ पर के ऊपर नीचे करने लगे। देखिए उनको बोला तो ये फट से देख रहे हैं, ये देख, तो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाए तो वो लोग अस्थिर से रहेंगे। और जो हट्टा कट्टा जो हाथ में लिए हुए ये सब जैसे जैसे क्या वह एक बार नहीं 2 बार 3 बार घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, अगर इंस्पेक्टर को जो है वो रोकना चाहे तो रोक सकते हैं या नहीं। ये लोग लॉ बना दिया कि अगर रोका तो आप कहिएगा सर क्या होगा, देखिए पैसा कितना है वो देखिए, फाइन ऐसे करके निकालेगा और ऐसे करके चाचा नेहरू की तरह ऐसे ऊपर से ऐसे देगा, ये ले 500। क्या बड़ा चीज है ये। आपका मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, इनके लिए 500 रुपया कुछ मायने रखता है? लेकिन ये फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई, ये मैटर करता है या नहीं? ये तो 1 घंटे का भी उनके लिए क्या करता है? मैटर करता है। इसीलिए दिया हुआ इंप्रीजमेंट अप टू 3 months 5। किनके ऊपर? जो इंस्पेक्टर को क्या करे, काम करने में ऑब्स्ट्रक्ट करे या रिफ्यूज करे। कोई भी जो डॉक्यूमेंट मांग रहे वो देने से, एक तो पहले आने से रोके तो, और आने तो दिया, रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो देने से क्या कर रहे हैं? मना।
बोले रामदीन को बुला करके लाओ, 4-5 कॉन्टैक्ट लेबर को बुला करके लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बोले है नहीं, और उसको बंद करके रखा है। अगर ऐसा कुछ किया, देखिए यही लिखा हुआ है कि जब वो किन्हीं से मिलना चाह रहे तो उनको मिलने, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, फाइन पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। कहा कि अगर विलफुली रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंस्पेक्टर एनी रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट और प्रिवेंट टू, यहां पे जो कोई आना चाहे मिलने के लिए और उसको आने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो वैसे केस में फाइन पेनल्टी। अच्छी बात यह है कि दोनों ही केस में फाइन पेनल्टी सेम है। तो आप टोटल ऑफेंसेस याद रखिए, इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंस्पेक्टर को जो है वो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कराना, या नेग्लिजेंसी दिखलाना। प्रोवाइड करने में नेग्लिजेंसी दिखलाने का मतलब दे रहे हैं ना, 2 घंटे में ला करके दे रहे हैं, अननेसेसरी टाइम गया, वो हुआ नेग्लिजेंस का मतलब। या रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया मिलना चाह रहा है, उनको सामने आने नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी चीज किया तो 3 महीने तक का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन पोसंपा भाई, साथ में 500 रुपए, दोनों भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर है? अब अगर कह रहे हैं कि कोई ऐसा चीज, इन दोनों के अलावा भी तो और कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है, नहीं हो सकता है? कैंटीन नहीं बनाया, रेस्ट रूम नहीं दिया, हां या ना? तो बोला इसके अलावा और कोई भी जो है वो चीज है तो उसके लिए जो है वो 3 मंथ्स और कितने तक का, 1000 रुपए का। उन दोनों चीजों के लिए 500 तक, और उसके अलावा और कोई भी जो चीज आपके दिमाग में आए जो इस एक्ट के प्रोविजन थे और उसको फुलफिल नहीं किया तो कितने रुपए, और 3 महीना एज इट इज है। अगर कोई चीज कंटिन्यू है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि एक बार गड़बड़ी की, जैसे आपने कैंटीन नहीं बनवाया, पॉसिबल, तो कैंटीन नहीं बनवाया, आज के डेट में हम आए कैंटीन नहीं बना हुआ है और आपके यहां 100 लोग टच कर गए या 102 हो गए, तो जब तक 99 थे कोई बात नहीं था, 102 एकाएक हो गया, पॉसिबल है या नहीं? अगर ऐसा हो गया तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करना है, आपने नहीं किया तो पहला कॉन्ट्रावेंशन हुआ कि 1000 रुपए तक का फाइन और क्या लगेगा। अब आपने सोचा कि जब फाइन लग ही गया तो अगले दिन भी नहीं करेंगे, तो अगले दिन का 100, फिर अगले दिन का, ऐसे कर करके ये हर 100 रुपया चलता जाएगा। कब तक? जब तक कैंटीन जो है आप बना नहीं देते, या जब तक आप रेस्ट रूम प्रोवाइड नहीं कर देते, या जब तक आप फर्स्ट एड बॉक्स नहीं ला देते, या और जो भी इस एक्ट के तहत प्रोविजन होना चाहिए उसको जब तक आप प्रोवाइड नहीं कर देते। क्लियर है ये बात? तो यही यहां पे अदर ऑफेंसेस के केस में। अब कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी कोई ऑफेंस किया तो कहा कि उनके जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट जो होते हैं, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चाहे द मैनेजर हो गए, और बाय गॉड कंपनी सेक्रेटरी को बड़ी इज्जत दी गई है, जितने भी तरह के डिफॉल्ट होते हैं उन सारे केस में आप प्रिंसिपल इंप्लॉय में आते हैं। कौन? कंपनी सेक्रेटरी। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी के केस में हुआ है तो आप उसमें जो है वो, इसीलिए जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर 10 साल तक का इंप्रीजमेंट का भी प्रोविजन है। तो इसीलिए अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका करियर सेट है, अच्छे से पढ़ा तो भी करियर सेट, अच्छे से नहीं सीएस किया तो भी करियर सेट, अच्छे से सीएस करके किया तो करियर इसीलिए सेट क्योंकि बहुत पैसे मिलेंगे, अच्छे से नहीं किया तो एक कंपनी में किसी तरह काम करेंगे, एक जो है वो डिफॉल्ट होगा, 10 साल का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई, पोसम, खाना पीना रहना सब वहां फ्री होता है, करियर नहीं सेट हो गया। तो इससे ज्यादा अच्छा सेटिंग और क्या होगा। तो सीएस अगर आपने शुरू कर दिया तो करियर तो सेट है, अच्छे से पढ़ा तो भी और नहीं अच्छे से पढ़ा तो भी। आइए अब जरा हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आप अपने जो है वो नोट्स को निकालिए और इसमें आ जाइए आप एमसीक्यू पे। पीछे से ये स्टार्ट करते हैं। आंचल, आंचल ठीक बोला। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चेंज कर लिया कॉपी, बस किसी से आगे पीछे बदल लीजिए, किसी से भी कोई एक बदल लीजिए, और किसी के भी जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर आप करेक्ट या क्रॉस कीजिए, बाकी अपना आंसर खुद अपने उस कॉपी पे लिख लीजिए नोट्स पे। क्या है पहले का आंसर? बी करेक्ट आंसर। टू बताइए नवनीत। सी सही है। जूही ए करेक्ट है। मानवी
डी करेक्ट है। ईशांत 5 का डी करेक्ट है। बताइए रोहित 6 का डी। डी उन्होंने बोला इसलिए आप भी डी ही डी। चलिए हाँ जी सचिन, ये लोग लगता है टीम बना लिए हैं। डी विराट डी। हाँ जी अंकित तो मजाक बना दिया। डी सब कह रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। हाँ जी रिया सही है। अब ऐसा इसीलिए है कि ऐसा ना हो, अगर मेरे जैसा बंदा रहेगा पूरा पागल रहेगा तो हो सकता है पूरे 20 क्वेश्चन का आंसर क्या कर दे, एक कर दे, क्योंकि बच्चे का हमेशा रहता है कि इसका ए मार, इसका बी मार, इसका सी मार, इसका डी, मतलब आधा आधा करके। हो सकता है कि ऐसा अगर कोई अडॉप्ट करेगा कि चल कम से कम 25% ए करते हैं, 25% बी, तो कम से कम जो है 75% तो मैं उसका खा ही जाऊंगा जो तुक्का मारेगा। तो इसीलिए हाँ ज्यादा ज्यादा वो 5 ला पाएगा। तो इसीलिए हो सकता है पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, आपका डी ही हो सकता है और पूरा का पूरा सी। अब ये चीज भी मत अपनाइएगा, पता चला आप ऐसे करेंगे तो तब तक कोई दूसरा चीज। मतलब है कि हम सीधा सीधा क्या करें, क्वेश्चन पढ़े और क्या करें, आंसर करें। ये ना देखें कि लगातार डी आ रहा है या क्या आ रहा है। अब देखते हैं 11 में क्या आता है। हाँ जी सांभवी सी बदल गया, चलिए करेक्ट है। हाँ जी तान्या 12 का बी। मानसी 13 का 13 मतलब ABCD में क्या, जिनका जिनका कहना डी है हाथ उठाइए। डी। जिनका जिनका कहना सी है हाथ उठाइए। जिनका जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए। ए आपको आता था या लास्ट में मैंने बोला इसीलिए? ए इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी स्नेहा 14 का ए ठीक है। 15 का प्रिया, ठीक हूं, नाम सही है। 15 का ए सही है। शिया 16, जोर से बोलिए। डी 17 साइन बाग सी। क्या 16 का बच्चे डी। और क्रेच का मतलब क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? क्रेचेज को लेकर के क्या प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट में? वेरी गुड। अगर 30 या 30 से ज्यादा कौन, वुमेन वर्कर, क्या कहीं लिखा हुआ उस वुमेन की शादी हो जानी चाहिए? और ये क्रेचेज नहीं, ध्यान से सुनिए, हंस तो दिए आप लोग, लेकिन हम लोग प्लेसमेंट के समय क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा एक तो पहले क्रेच वाला चीज का जवाब नहीं देता, दूसरा देखिए 30 वुमेन वर्कर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनकी क्या हो जानी चाहिए, और ये भी नहीं लिखा है कि उनका बेबी होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है। बस लिखा हुआ है कि अगर 30 है तो किसका इंतजाम करें, क्योंकि उनका कहना है कि कभी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप पहले से क्या करके रखिए, इंतजाम। ये प्रोविजन है, ये कहीं नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मिसलीडिंग करना लगता है कि क्रेच तभी ना जब क्या रहे, बच्चे रहे, तो इसीलिए कहीं ये प्रोविजन नहीं है। सिर्फ इतना प्रोविजन, अगर कहीं वुमेन वर्कर काम करते कितने से ज्यादा, 30 या 30 से, लेकिन ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, कहां पे है, चलिए, तो इसीलिए यहां पे क्रेच का इसमें नहीं दिया हुआ है। 17 हो गया। 18 किनकी बारी आएगी अब? साइन बाग हो गया। हाँ जी चंचल सी। मुझे आपके घर वालों से मिलना है, आपका नाम चंचल रखा, हो सकता है घर में होंगे, नहीं, चलिए अच्छी बात है। वैसे आप कहेंगे सर जो हैं उन पे भी लगे रहते हैं, जो शांत है उन पे भी रहते हैं,
तो आप तो किसी हालत में जीने नहीं देंगे। हम जो है वो वेगाबॉन्ड बनते हैं तो भी हमें परेशान करते हो, जो शांत है उनको भी। तो 18 का आंसर क्या दिया? सी। चलिए 19 पिंकी, डी सही है। मुस्कान 20 का डी सही है। बाबा जी उर्फ हर्षिता 20 का 20 है या 21? क्या है जवाब? सही है 21। मैं फिर बोलूंगा ना। हाँ प्रिया, प्रीति, हाँ 22 का, जिनका जिनका कहना ए है हाथ। अच्छा एक और प्रीति नहीं है ना आज? नहीं है। अच्छा ओह हाँ 22 का बी, जिनका जिनका कहना है। 22 का सी में कुछ लोग हैं। 22 का डी कोई नहीं है। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ई और सी करेक्ट कीजिए। 23 किसके बारे में? हाँ The act cover only those manufacturing establishments falling within the definition of factory as defined under। तो ये कहां पे आएगा? फैक्ट्री तो अलग डिफाइन किया गया। अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 भी तो हो सकते हैं। चलिए 23 किनके ऊपर? हाँ दिशा ए सही है। 24 अमन, नमन नहीं ठीक ना, अमन ना, नमन। 24 का ए, जिनका जिनका 24 का ए है हाथ उठाइए। बी, सी, डी। 24 का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड से ये क्या लेते हैं? ओपिनियन, इसीलिए हाँ एडवाइजरी लेते हैं इसीलिए। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो हम जानते ही हैं। 25 अंकिता, 25 का ए ठीक है। 26 एकांश क्या? डी। 26 का डी। 27 हाँ जी निकिता, 27 का ए करेक्ट है। सोनल मानसिंह 28 का सी ठीक है। 29 खुशी जूनियर बी हाँ जी। मुस्कान दुबले पतले ए। जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए। जिनका जिनका कहना बी है, जिनका कहना सी है, जिनका कहना डी है। डी, डी इज करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो चलिए सबने करेक्ट कर लिया अपना। जिनका जो कॉपी है वापस कर दीजिए, टिक लगा लिया। अब देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ लिया, लेकिन अब ऐसे ही एक जो है, ध्यान से सुनिएगा फिर बदल लीजिएगा। ऐसे ही मुझे एक बात बताइए, अगर कोई छोटा है तो क्या उसे काम करने ना दिया जाए? कहा गया कि बच्चों का बचपन ना छीना जाए। आप उसे अपने कैटेगरी में मत ले आइएगा कि सर हमारा मत छीनो, हमें क्यों पढ़ने दे रहे हो, आप उससे बाहर आ चुके हैं। कहा गया कि एक तरफ छोटे बच्चे अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं है, दे आर नॉट वेल ब्लेस्ड। हमारे आपके घर के बच्चे होते हैं, कहीं थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो निकल ही नहीं सकता जब तक कोई देखने वाला ना हो। अगर पता चला कि वो कैमरे के रेंज में नहीं खेल रहा है तो साथ में जो है वो किसी नौकर को लगाया कि देखते रहना कहां पे खेलने गया है। लेकिन इतना ही जो है वो वेल ब्लेस्ड रामदीन का बच्चा नहीं है, इतना ही वेल ब्लेस्ड जो है वो राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया का बच्चा नहीं है। तो ऐसे केस में कहा गया कि जिसका जो है वो बाप खुद यानी रामदीन खुद पैसा मिला और पी के झूम बराबर झूम शराबी आया और नाले में पड़ा हुआ है,
ऐसे ही नाले में पड़े पड़े एक दिन सड़ गया, खत्म हो गया। अब ऐसे में भला बताइए उसके घर में 2 वक्त की रोटी कैसे पहुंचे? क्या कोई भी जो है दया के रूप में जाकर के उसे पैसा दे सकता है? नहीं। तो ऐसे केस में अगर वो या तो काम करे या चोरी करे या किसी से कुछ छीने, यही सॉल्यूशन उसके पास बचता है। क्योंकि आप जब सीएस कर जाएंगे तो पता चलेगा कि नौकरी कितने आसानी से मिलती है। तो जस्ट इमेजिन रामदीन का वो बच्चा गुड्डू बबलू जो भी है, वो कहीं पे जो है और उसने पढ़ा भी नहीं है, उसे कौन जो है वो बड़ी बड़ी नौकरी दे रहा है और कह रहा है आइए आप बनेंगे यहां के आईएएस ऑफिसर, आप बनेंगे यहां के आईपीएस ऑफिसर। क्या ऐसा होगा? तो ऐसे केस में 2 चीजें हमें देखनी थी। अगर उन्हें काम करने का परमिशन नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा? दूसरी तरफ अगर रामदीन ने खुद का अपना चाय का एक दुकान खोला है, जैसे तैसे करके तो वो जो है वो राम दुलारी सब वहीं पे दुकान पे है तो काम चल रहा है। लेकिन अब कहीं से ऑर्डर आया, अगर वहां पे जो है वो ऑफिस वगैरह में नहीं पहुंचाना रहता ऐसे करके चाय वगैरह, अगर उस समय जो है वो बबलू थोड़ा मदद कर देगा तो कमाई थोड़ी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे केस में लॉ भी है अपनी तरफ, वो कहता है कि बच्चों से काम नहीं कराएंगे। तो इन चीजों को देखते हुए क्या प्रोविजन रखा गया है? मतलब हमें दोनों चीज देखना है, बच्चों का बचपन भी नहीं छीनना है, उन्हें स्कूल भी भेजना है और साथ ही साथ घर की स्थिति थोड़ी ठीक हो सके इसके लिए थोड़ा क्या करना है? काम भी। आपको पता है बहुत सारे मेरे पीपीटी जो होते मेरी बिटिया बनाती है, जो पीपीटी आप पढ़ रहे होते। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, ये कर दिया, बाकी मैं उसे देखता हूं, फिर उसे ठीक करता हूं, लेकिन अलाइनमेंट करना, ये सारा चीज करना वो कर देती, उसे मजा भी आता है। तो इसका मतलब क्या मैं जो है उसको जो है वो चाइल्ड लेबर से वर्क करा रहा हूं? तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि किस किस तरह का काम हम क्या कर सकते हैं? करा सकते हैं। तो यही अब हमें देखना रहेगा कि एक चाइल्ड से किस किस तरह का काम करवा सकते हैं और किस तरह का। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल सेटिंग अप की आज की सेवा समाप्त।